चलिए आइए ना, लास्ट क्लास में तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी के अंदर जो थर्ड फैक्टर हम लोगों ने लिखा था वो था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक, है ना, मीडियम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज एप्सिलॉन आर। एक फॉर्मूला लिख दिया था आपके सामने, हाइड्रेशन एनर्जी दैट इज 1 - 1/एप्सिलॉन आर। देखने में ऐसा लग सकता है कि भैया ये एप्सिलॉन आर और हाइड्रेशन इनवर्स है, लेकिन ये इनवर्स नहीं है, ये डायरेक्ट है। जैसे जैसे एप्सिलॉन आर बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, और आपको पिछली क्लास में बताया था कि हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर किसी का हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रहा है तो उसका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, है ना। तो ये सॉल्युबिलिटी का फैक्टर आ गया था। अब एप्सिलॉन आर के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि जो भी, मान लीजिए आपने सॉल्यूट लिया, मान लीजिए सॉल्यूट एक आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम आयनिक मान के चल रहे हैं। तो बेटा जब आप इसको सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इसको क्या करते हैं, घेरते हैं, और सॉल्वेंट के पार्टिकल जब इसको घेरेंगे बेटा, बारिश हो कहाँ रही है, तो 4 मिनट पहले निकलना चाहिए बेटा। कैसे लेट होगा बेटा, थोड़ा जल्दी निकलिए। बाहर प्लीज। हेलो ओ मैडम, प्लीज आप आधे घंटे वेट करिए, जितनी देर देर से आए ना आप, जैसे 5 मिनट, 5 मिनट के बाद एंट्री मिलेगी आपको। जितनी देर से, जितनी देर से आएंगे उतनी देर वेट करेंगे। जितनी देर आप लेट आए ना उतनी देर बाहर वेट करिए, उसके बाद एंट्री मिलेगी। बेटा सबको एक साथ ही एंट्री दूंगा जो लेट आएंगे, 7 बजे एंट्री दूंगा मैं। सारे जो लेट है एक साथ एंट्री दूंगा 7 बजे। 7 बजे तक जो आ जाएगा एक साथ अंदर, उसके बाद सब बाहर, ठीक है। हाँ, ज्यादा देर हो रही हो तो घर भी जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, चले इधर ध्यान दीजिएगा ना। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, उसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, आयनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको वीक करने का काम कौन करता है, सॉल्वेंट, है ना। जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल इसको क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट के पार्टिकल जब इसको सराउंड करते हैं तो इनके ऊपर मैंने बोला था पार्शियल पॉजिटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कई सारे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ना, ये सब क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब कई सारे नेगेटिव मिलके इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे और कई सारे पॉजिटिव मिलके इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब है जो लैटिस है वो पानी में या सॉल्वेंट में जाके क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और हम बोल देते हैं कि कंपाउंड क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। तो ध्यान सुनिएगा, एप्सिलॉन आर क्या बताता है, एप्सिलॉन आर किसी भी सॉल्वेंट का वो पावर बताता है जिससे वो केटायन और एनायन के इंटरेक्शन को क्या कर सकता है बेटा, वीक कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, या फिर उसके ऊपर जो चार्जेस है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान सुनिएगा, अगर हम लोग कुछ सॉल्वेंट लें, सॉल्वेंट मतलब कोई मीडियम हो सकता है, और उसके लिए एप्सिलॉन आर के बारे में बात करें तो 2-3 एग्जांपल है। वैल्यू हमें याद करने की कोई ऐसी, है ना, जरूरत है नहीं यहाँ पर, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट अभी हमें आगे डिस्कस करना होता है, उसमें ये चीजें काम आएंगी। जैसे मान लीजिए एच का जो डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू है वो कितना है बेटा, 120। H2SO4 की बात करें तो 102, ये होता है 8, है ना, 98, ठीक है। यहां पर हो गया 81, यहां पर हो गया 79, इस तरह से वैल्यू जा रही है। हर सॉल्वेंट की, हर मीडियम की कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमें सारी वैल्यू वैल्यू तो याद नहीं करनी, हमें ये पता है कि वाटर को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब ये जो केस बन रहा है, इसमें एक बात ध्यान देनी है कि सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक अगर इतने मीडियम में से किसी का दिख रहा है तो कौन है बेटा, HF। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप किसी सॉल्यूट को HF में डालेंगे तो सॉल्यूट के इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने का सबसे ज्यादा पावर या वीक करने का सबसे ज्यादा पावर इनमें से किसके पास है, HF। लेकिन हम HF को यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं बोलते, जबकि उसके पास पावर सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो किसी सॉल्यूट को जब आपने H2SO4 में डाला तो H2SO4 का उस सॉल्यूट के इंटरेक्शन को वीक करने का पावर वाटर से भी ज्यादा है। इसी तरीके से H2O2 का भी पावर वाटर से भी ज्यादा है। लेकिन आप इनको
यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं बोलते, जबकि इनके पास ज्यादा पावर है कि वो कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोला जाता है कि ये जो स्टार्टिंग वाले ना, ये सारे के सारे किस नेचर के होते हैं, एसिडिक। सॉल्वेंट हम उसको कंसिडर कर रहे हैं जिसमें आप जब किसी सॉल्यूट को डालेंगे तो सॉल्यूट का जो नेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब आपने सोचो कि एक नमक लिया है ना, सॉल्यूट आपने नमक ले लिया और उसको पानी में मिलाया, तो सॉल्वेंट के अंदर जब आपने नमक मिलाया तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में जो नेचर आएगा वो सॉल्टीनेस नेचर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि NaCl पानी में गया और रिएक्ट करके कुछ और बन गया, इसका मतलब है हमारा जो सॉल्यूशन बनाने का पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो आप है ना, जब इनके अंदर किसी सॉल्यूट को डालेंगे तो बेसिकली ये कई बार क्या करते हैं, सॉल्यूट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करके आपने डाला कुछ और बन कुछ और जाएगा, और बन कुछ और जाएगा तो जो सॉल्यूशन बनाना था उसका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। अब मान लो ये तो ठीक है, अपन ने तो यहाँ पर ऐसी बात कर ली, मान लो मेडिकल इंडस्ट्री है, डॉक्टर तो बननी तुमको सबको है ना, तो क्या होगा, मान लो तुमने इंजेक्शन लिया, उसमें डाला पानी में अंदर है, अब पानी में डाला इंजेक्शन, बॉटल वॉटल चलती जो अपनी है ना, तो उसमें डाल दिया, मान लो जो इंजेक्शन डाला था वो जो भी बॉटल में लिक्विड भरा हुआ उसके साथ रिएक्ट करके कुछ और बन गया, देना कुछ और था, मिल कुछ और जा रहा है, तो फिर आने वाला जा सकता है, जाने वाला आ भी सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसी कहानी है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट ऐसा होना चाहिए जो सॉल्वेंट में जाने के बाद सॉल्वेंट से रिएक्ट ना करे, अपनी ही प्रॉपर्टी दिखाए। तो बेसिकली वो कारनामा करके कौन सा सॉल्वेंट दिखाएगा, वाटर, क्योंकि न्यूट्रल नेचर का होता है। तो इसमें जब आप किसी सॉल्यूट को डालते हैं तो उसी सॉल्यूट के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उससे रिएक्ट नहीं कर रहा होता। तो बेसिकली इसीलिए वाटर को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो पहले एक काम करें, जो वैल्यू लिखी हुई है ना इसको बस लिख ले, ताकि हमें पता रहे कि सॉल्वेंट के अलग अलग डाइलेक्ट्रिक की वैल्यूज होती हैं। और बाकी डेफिनेशन वगैरह तो हमने पिछली क्लास में देख ही लिया था कि भाई कोई भी सॉल्यूट को अगर अट्रैक्शन को वीक करने का जो पावर होता है सॉल्वेंट का, उसी को क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक। चलिए है ना, अब ये वैल्यूज लिखने के बाद आगे पॉइंट पर चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो तीन पॉइंट देखे थे। पहला पॉइंट ये देखा था कि बेटा जो सॉल्युबिलिटी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और एक दो पॉइंट आपको और लिखाए थे कि भाई मान लीजिए लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में से लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो इनसॉल्युबल, और अगर मान लीजिए लैटिस और हाइड्रेशन में से दोनों इक्वल भी है या हाइड्रेशन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसी के ऊपर आगे बात करते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में दो तीन पॉइंट्स हमें डिस्कस करने। सॉल्युबिलिटी के ब्रैकेट में लिखिएगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। दो तीन स्टेटमेंट बोलते जा रहा हूं, लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स ब्रैकेट में मोर पोलर, आयनिक कंपाउंड्स ब्रैकेट में मोर पोलर dissolve in more polar solvent like water, dissolve in more polar solvent like water, more polar solvent like water। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स polar covalent compound get dissolved in less polar solute, sorry, less polar solvent
get dissolved in less polar solvent like acetone, chloroform, alcohol, etc. Acetone, chloroform, alcohol, etc. अगला लिखिए, तीसरा पॉइंट, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड get dissolved in non-polar solvent like benzene, carbon tetrachloride CCl4, etc. लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा. अब देखो ये जो 3 पॉइंट लिखे ना अपन ने, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं क्या. सबसे पहली बात, सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो एक कॉमन सा डेफिनेशन चलता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. लाइक का मतलब ये होता है कि जैसा आपने सॉल्यूट लिया है वैसे का वैसा क्या चाहिए बेटा, सॉल्वेंट. ठीक है, ध्यान सुनिएगा. सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए आपके पास जो सॉल्यूट है वो दो तरह के आएंगे इस चैप्टर के अंदर मेनली. या तो आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड आएगा या फिर आपके पास कोई कोवेलेंट कंपाउंड आएगा. ठीक है, जिसमें से आयनिक कंपाउंड को तो आयनिक मान ही लिया. बेटा एक बात बताइए, आयनिक कंपाउंड तो बताइए पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? पोलर ऑब्वियसली, क्योंकि इसके ऊपर तो चार्ज होना ही है, पक्की बात है. कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, इसको दो कंडीशन में या दो तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे कि कोवेलेंट जो होते हैं वो पोलर भी हो सकते हैं और कोवेलेंट जो है वो नॉन पोलर भी हो सकते हैं. अब अगर हम लोग बात करें कोवेलेंट के पोलर और नॉन पोलर होने की, तो अभी जब हम लोग आयनिक के बाद कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो एक टॉपिक आएगा डाइपोल मोमेंट. ठीक है ना, वहां पर इसके ऊपर चर्चा होगी कि भैया कौन पोलर होता है कौन नॉन पोलर होता है. बट एक हिंट दे रहा हूं, जब आप किसी भी कंपाउंड का, कोवेलेंट कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट निकालेंगे आगे जाके, तो डाइपोल मोमेंट की दो तरह की वैल्यू आ सकती है. या तो डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा या डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा. दो पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा उसे हम बोल देंगे कि वो क्या है, नॉन पोलर. और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, वो क्या है, पोलर. तो ये अपने को कंडीशन पता होनी चाहिए कि भाई पोलर और नॉन पोलर कैसे डिसाइड करा जाता है. जब भी आप किसी भी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, चाहे वो फिजिकल हो, आईओसी हो, ओसी हो, और आप बोलते हैं कि पोलर में डिसॉल्व हो गया, ये पोलर है ये नॉन पोलर है, तो हर सॉल्यूट और हर सॉल्वेंट की पोलैरिटी कि वो पोलर है या नॉन पोलर है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डाइपोल मोमेंट के बारे में. यहां से चेक किया जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर का जब हम डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे तो वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा. और वाटर का डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आने का मतलब ये कैसा हो जाएगा, पोलर. अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करेंगे तो उसका डाइपोल मोमेंट कैसा आ जाएगा, जीरो, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, नॉन पोलर. बेंजीन की जब बात करेंगे तो यहां पर देखा जाएगा. अमोनिया की बात करेंगे या अल्कोहल की बात करेंगे तो उसको यहां देखा जाएगा. तो जब भी आप किसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट को पोलर या नॉन पोलर बोलते हैं, तो उस पोलर या नॉन पोलर को पहचानने के पीछे आपको उसका क्या चेक करना होता है, डाइपोल मोमेंट. अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो वो अगर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट कहला जाएगा. अगर वो सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाएगा. अगर मान लीजिए डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है और आप सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पोलर सॉल्यूट कहलाएगा. और अगर मान लीजिए डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो और आप सॉल्वेंट की बात कर रहे हो तो वो पोलर सॉल्वेंट कहलाएगा. तो जब भी हम यहाँ पर पोलर या नॉन पोलर लिखेंगे, इसको चेक कहां से किया जाएगा, तो इसको चेक किया जाएगा कहां से, डाइपोल मोमेंट से. ठीक है, फिलहाल के लिए मान के चलें कि भाई जिसको पोलर बोला जा रहा है, नॉन पोलर बोला जा रहा है, वो ऐसा होता है, वो डाइपोल मोमेंट में आ जाएगी चीजें. खैर, आयनिक कंपाउंड क्या इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, तो ये कैसा हो गया, पोलर. ध्यान सुनिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो है और जिनका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है. तो जिनका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड क्या कहलाएंगे, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड या सॉल्यूट. और ऐसे नॉन पोलर वाले जो कंपाउंड होंगे उनको हम लोग बोल देंगे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड या फिर सॉल्यूट. अब अगला पॉइंट क्या बोला, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. मतलब जैसा आपने सॉल्यूट लिया है वैसा ही आपको क्या लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट, है ना. तो जब सॉल्यूट आपने पोलर लिया तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर. ध्यान से देखिएगा, यहां पर पोलर है तो यहां भी पोलर होना चाहिए, पहली बात.
ये पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर। तो यहां पर भी सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर। और ये कैसा है बेटा? नॉन पोलर। तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर। ये मतलब होता है लाइक डिजॉल्व लाइक का, कि जैसा सॉल्यूट वैसा ही सॉल्वेंट। लेकिन नॉन पोलर तो एक ही बार आ रहा है, लेकिन पोलर दो जगह देखने को मिल रहा है आपको। अब इन पोलर में भी हम लोग थोड़ा सा आगे डिफाइन करते हैं कि कौन ज्यादा पोलर है और कौन कम पोलर है। मुझे बताइए, क्या आयनिक कंपाउंड में जो चार्ज आता है वो कंप्लीट आता है या पार्शियल आता है? कंप्लीट। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जैसे HCl, तो इसके ऊपर पार्शियल चार्ज आएगा बेटा। तो पोलर ये भी है, पोलर ये भी है, लेकिन इसकी पोलैरिटी ज्यादा है या कम है? कम है। और इसकी पोलैरिटी ज्यादा। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये मोर पोलर है और ये लेस पोलर है ना? है तो पोलर ये भी, लेकिन आपस में कंपैरेटिवली ये मोर पोलर है और ये लेस पोलर। तो जैसा सॉल्यूट वैसा ही सॉल्वेंट। तो मोर पोलर सॉल्यूट के लिए जो सॉल्वेंट चाहिए, क्या वो भी मोर पोलर चाहिए होगा? तो यस। और अगर लेस पोलर सॉल्यूट है तो उसके लिए सॉल्वेंट भी कैसा चाहिए होगा बेटा? लेस पोलर। तो ध्यान से देखिएगा, तीन तरह से हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन कर दिया। आयनिक कंपाउंड मोर पोलर, कोवेलेंट कंपाउंड जो पोलर होते हैं उनको आयनिक के मुकाबले लेस पोलर, और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, और जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट। अब बात ये आती है कि सबसे ज्यादा पोलैरिटी रखने वाला सॉल्वेंट है कौन जिसको हम यूज कर सकते हैं? तो ये सब वही सॉल्वेंट है जिनकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा है। इनको आप यूज कर सकते हो, इसको कर सकते थे, लेकिन इनका एसिडिक नेचर होने की वजह से हम इनको यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी वाला जो सॉल्वेंट हम यूज कर पाते हैं वो कौन होता है बेटा? वाटर। और इसीलिए आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए जो बेस्ट सुटेबल सॉल्वेंट होगा वो कौन हो जाएगा? वाटर। तो जब भी हमको कोई आयनिक कंपाउंड दिया जाएगा तो हम बोलेंगे कि आयनिक कंपाउंड बेहतरीन तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर, बिकॉज मोर पोलर गेट्स डिसॉल्व्ड इन मोर पोलर। आगे आइए, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, कोवेलेंट कंपाउंड जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना? इनकी सॉल्युबिलिटी में ज्यादा हमें डिस्कस करना भी नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो वहां प्रोटिक, ए प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, वो सब चीजें आती है, तो उसमें ये बात चलती है। पर खैर, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसके अंदर देखी जाती है? वाटर के अंदर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी हमें देखना है कि कौन से पोलर है और कौन से नॉन पोलर है। तो ध्यान सुनिएगा, ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू लिखी थी ना 81, 79, इसके आगे भी दुनिया भर में तमाम सॉल्वेंट होते हैं, और वो जो तमाम सॉल्वेंट होते हैं उनके भी सबकी कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी। हम सारी वैल्यू लिख नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। तो यहां पर बहुत सारी वैल्यू होंगी, और यहां पर आने वाले जो इसके बाद वाले सॉल्वेंट होंगे ना, वो जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, वेंजीन, ये सब आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि भैया जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा, और वो वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कैसे होंगे? पोलर होंगे। तो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर हम लोग बात करें तो कौन आ जाता है? अल्कोहल आ गया, या फिर एसीटोन आ गया, या फिर क्लोरोफॉर्म आ गया। ये सब पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जिनके अंदर इन्हें डिसॉल्व किया जाएगा। और जो नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट होंगे इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कहने का मतलब है कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन टाइप के जो सॉल्वेंट हैं वहां पर इनको डिसॉल्व किया जाएगा। तो बेसिकली ये मतलब होता है लाइक डिसॉल्व लाइक का, कि जैसा सॉल्यूट वैसा ही क्या लेना है? सॉल्वेंट। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल किस में होगा? वाटर में। कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल किस में होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। उसमें भी अगर लेस पोलर है तो पोलर वाले में डिसॉल्व कर देना, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर वाले में डिसॉल्व कर देना। ये हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें फिलहाल में हमारे टॉपिक के अंदर मेनली जो सॉल्युबिलिटी पढ़नी है वो किसकी पढ़नी है? आयनिक कंपाउंड्स की। तो आयनिक कंपाउंड के लिए बेस्ट सुटेबल सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? वाटर। तो आइए अब इसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की बात करनी, तो वाटर मतलब हाइड्रेशन एनर्जी पे बात हो रही होगी। पहले एक काम करें, यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, लिखेगा गिवन बिलो आर द वैल्यूज ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी given below are the values of lattice energy and hydration energy of two ionic compounds determine which is soluble / insoluble
डिटरमाइन विच इज सॉल्युबल ऑब्लिक इनसॉल्युबल। ठीक है, डेटा यहां पर लिख रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ना, तो यहां पर डिस्कशन करें, आपके पास दो कंपाउंड आ गए। पहला कंपाउंड कौन सा आ गया बेटा, ए बी, और दूसरा कंपाउंड कौन सा आ गया, एक्स वाई। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो दो कंपाउंड पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पहला आयनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है ए बी, दूसरा आयनिक कंपाउंड क्या दिया हुआ है बेटा, एक्स वाई। अब आपको बोला गया, अरे ऐसे कब तक आते रहेंगे, कब से वेट कर रहे, भेज दो एक साथ 7 बजे, एक बार एक साथ भेज दिया करो, उसके बाद किसी को नहीं, उसके बाद घर भेज दिया करो, जल्दी आया करो बेटा थोड़ा सा। चलेगा ना, तो यहां पर दो कंपाउंड के ऊपर बात करें, एक तो ए बी और एक एक्स वाई। ध्यान सुनिएगा, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो यूनिट आपको दे रखी है, कुछ भी किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, कुछ भी हो सकता है, एनर्जी का कोई भी यूनिट हो। अब देखिए, ए बी का जो लैटिस एनर्जी आपको दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है बेटा, 100। और एक्स वाई का जो लैटिस एनर्जी आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 500। अब याद करिएगा, हम लोग इनके हाइड्रेशन एनर्जी की भी वैल्यू आपको दे रखी है। कल हमने एक बात बोली थी कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में से इसके लिए कौन सी एनर्जी ज्यादा है बेटा, हाइड्रेशन। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो बताइए लैटिस टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, टूट जाएगा। और अगर लैटिस टूट जाएगा तो बताइए सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, सॉल्युबल। तो एक बात है कि अगर हमको लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी दे दी जाए किसी कंपाउंड की, तो लैटिस और हाइड्रेशन को कंपैरिजन करके हम ये बता सकते हैं कम से कम कि कंपाउंड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। जैसे ये सॉल्युबल है, इधर आइए, इसके लैटिस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 500। और आपको एनर्जी मिल कितनी रही है, 600। बताइए टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, सॉल्युबल। तो पहली बात तो ये हो गई कि भाई दोनों के दोनों फिलहाल में कैसे आ गए, सॉल्युबल। मान लीजिए इनमें से किसी एक की, मान लो ये वाली वैल्यू कितनी होती, 600, और ये वाली वैल्यू कितनी होती, 500। तो अगर ये 500 होता और ये 600 होता, तो लैटिस टूट पाता क्या, नहीं। और लैटिस नहीं टूट पाता तो क्या हो जाता, इनसॉल्युबल। दूसरी बात, अभी फिलहाल में दोनों सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है, बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी। दूसरा पॉइंट, अगर पूछे कि भैया दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन है, क्या आप बता सकते हैं, पहला होगा दूसरा होगा, पहला। क्यों, गैप ज्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी 100 से बहुत ज्यादा है, 5 गुना है। 5 गुना है, इसका मतलब है लैटिस को खटाखट तोड़ देगा। और जितनी जल्दी लैटिस टूटेगा उतनी जल्दी डिसॉल्व। आप जब सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो है ना, मतलब कोई चीज अगर सॉल्युबल होती है तो उसके लिए अलग अलग नाम होते हैं। एक होता है बेहतरीन तरीके से सॉल्युबल, एक बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। इस तरह के टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल होने का मतलब क्या होता है कि लैटिस टूट तो रहा है लेकिन धीरे 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 टूट रहा है, क्योंकि जितनी, जैसे मान लो 500 चाहिए और 500 ही एनर्जी दी, 501 2 एनर्जी दी, तो लैटिस टूटेगा जरूर लेकिन बहुत आहिस्ते आहिस्ते टूटेगा। लेकिन यहां पर लैटिस खटाखट टूट जाएगा, जितनी जल्दी लैटिस टूटेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। तो अगर दोनों की सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी हो तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए बी इज मोर सॉल्युबल देन एक्स वाई। पर ये सब आप क्यों बता पाए, क्योंकि आपको लैटिस और हाइड्रेशन का वैल्यू गिवन था। मान लो एग्जाम में आपको कंपाउंड दे दिया ए बी और एक्स वाई, और बोला गया इनकी सॉल्युबिलिटी बताओ, और ना आपको लैटिस का वैल्यू दे रखा है ना आपको हाइड्रेशन का वैल्यू दे रखा है, सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं। अब या तो पता ही हो पहले से कि यही आंसर है, पेपर वेपर पहले मिल गया हो तो, है ना, फिर बात अलग है। तो ये तभी हो सकता है जब अपने को पहले से आंसर पता हो। तो होता क्या है, ध्यान सुनना, एग्जाम में ये जो वैल्यू अभी आपको दी गई है, इसको देखकर तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, लेकिन एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, आपको वैल्यू देता नहीं है, और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। यहां पर लिख देगा NaCl, वहां पर लिख देगा कुछ और बोल देगा इनकी सॉल्युबिलिटी को क्या करो, कंपेयर करो। अगर वैल्यू दे दे तो सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। लेकिन अब वैल्यू ना दे तो हमें क्या करना है, तो उसके लिए अब हम लोग सॉल्युबिलिटी में कुछ जुगाड़ सीखते हैं कि मान लीजिए आपको अगर वैल्यू ही ना दी हो और सीधे सीधे कंपाउंड दे दे और बोले कि इनकी सॉल्युबिलिटी कंपेयर करके बताओ, तो हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो कोई हथियार ऐसा होना चाहिए कि भाई एग्जाम में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो आइए अब उसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले केस 1 के ऊपर बात करते हैं। दो केसेस बनेंगे, ऐसे केस जहां पर लैटिस एनर्जी डोमिनेट करती है और ऐसे केस जहां पर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती है। हेडिंग डालिएगा केस 1। अच्छा, इस पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे दूं कि अपन करने क्या वाले, ताकि दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर रहे। मान लीजिए मैंने आपको एक कंपाउंड दिया NaF और मान लीजिए मैंने कंपाउंड दिया NaCl, ठीक है, दो आयनिक कंपाउंड आपको दे दिए गए।
अब मान लो इनका लैटिस और हाइड्रेशन लिख के दे देता तो आप फटाफट सॉल्व कर लेते, लेकिन अब मान लीजिए इसका लैटिस और हाइड्रेशन दिया ही नहीं, पर मुझे एक बात तो जरूर मालूम है कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। बहुत ध्यान से सुनना है ना, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, हमको ये पता है। आइए हम लोग अगर लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बना लें तो क्या सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर मिल जाएगा, या फिर हम हाइड्रेशन और लैटिस में से किसी का भी ऑर्डर बना ले तो हमें सॉल्युबिलिटी मिल जाता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए इनके लिए मैंने लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाया, हमने दोनों टॉपिक पढ़ लिए, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। चाहे लैटिस एनर्जी हो चाहे हाइड्रेशन एनर्जी हो, मैंने आपको बोला था दोनों के फैक्टर वही है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी कंपेयर कराया था। मुझे बताइए अगर पहला डोमिनेटिंग फैक्टर चार्ज होता है या रेडियस होता है? चार्ज। तो पहले अपन ने चार्ज को देखा। अब मुझे बताइए इनका चार्ज सेम है या अलग अलग है? सेम है, तो चार्ज से तो कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा, चार्ज अगर कांस्टेंट है तो बताइए एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्या इधर से इधर जाने पर रेडियस बढ़ रहा है बेटा? हाँ, और रेडियस बढ़ेगा तो एनर्जी कम, इसका मतलब इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। और जो ऑर्डर लैटिस एनर्जी का बनेगा वही ऑर्डर हाइड्रेशन एनर्जी का भी बनेगा, क्योंकि दोनों का जो फैक्टर होता है वो सेम होता है। ऑर्डर सेम बनेगा, वैल्यू अलग अलग होती है। पिछली बार वो आर वाला रिलेशन एक बताया था ना। तो ऑर्डर सेम बनेगा लेकिन रिलेशन जो है उसके हिसाब से आप देखें तो वैल्यू अलग अलग आती है। अब देखो अगर ये ऑर्डर आ गया लैटिस का, तो लैटिस के हिसाब से मैं सॉल्युबिलिटी सॉल्व करना चाहता हूं। ध्यान से देखिएगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। तो मुझे बताइए जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है उसका सॉल्युबिलिटी कम होना चाहिए। मतलब यहां से अभी आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि NaF और NaCl में से लैटिस एनर्जी के फैक्टर को लगा के अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा आ रही है? NaCl की। अच्छा मुझे बताइए अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो क्या हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट है या इनवर्स है? डायरेक्ट है। मतलब अगर किसी का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। अब मुझे बताइए हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? NaF की। तो जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा, तो आपको NaF की सॉल्युबिलिटी क्या देखने को मिलेगी? ज्यादा NaCl से। अब दोनों के रिलेशन देख लो, आप कभी आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लैटिस के हिसाब से इसको मोर सॉल्युबल मान लोगे और हाइड्रेशन के हिसाब से इसको मोर सॉल्युबल मान लोगे, और हमेशा यही होगा, हर क्वेश्चन में यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि फैक्टर तो दोनों के सेम है, तो इन दोनों का ऑर्डर तो सेम ही आएगा, और सॉल्युबिलिटी एक के इनवर्स है और एक के डायरेक्ट है। तो आप हमेशा इस जगह जाके अटक जाएंगे, अगर आपको वैल्यू नहीं दी है तो आप हमेशा यहीं फंसोगे। अब अगर अपन यहां फंस गए, अब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अपन वहां थोड़ी बोल सकते कि साहब ये तो दोनों जगह दोनों ही आंसर आ रहे, कोई भी टिक करके आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो अपने को तो एक सॉल्व करना है। तो अब अपने को जुगाड़ में ये सीखना है कि अपन इन दोनों फैक्टर को एक साथ तो नहीं लगा सकते कभी भी, क्योंकि हमको वैल्यू नहीं पता है। दोनों को अगर एक साथ लगाएंगे तो हमेशा डेड एंड आ जाएगा, अपन आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपने को क्या करना है कि अपने को कब लैटिस एनर्जी से सॉल्युबिलिटी को चेक करना है और कब हाइड्रेशन एनर्जी से सॉल्युबिलिटी को चेक करना है। हमें पहले वो जुगाड़ सीखना है कि कब लैटिस से सॉल्व करना है और कब हाइड्रेशन। जब लैटिस से सॉल्व करेंगे तो हाइड्रेशन को भूल जाना है, क्योंकि उसको लगाओगे तो फिर आंसर उल्टा हो जाएगा, और जब हाइड्रेशन से सॉल्व करेंगे तो लैटिस को भूल जाना है। तो कब लैटिस लगाएं और कब हाइड्रेशन लगाएं उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, लिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, सुन लीजिए। हमें कंपाउंड्स में क्या देखना होगा? कॉमन आयन। क्या देखना होगा? कॉमन। मैंने आपको बोला था कि आयनिक कंपाउंड का जब भी क्वेश्चन आता है ना कोई आयन जनरली आपको कॉमन दिया होता है, या तो कैटायन कॉमन होता है या फिर एनायन कॉमन होता है। जैसे इसमें देखिए कॉमन आयन कौन दिख रहा है बेटा? सोडियम। सुनते जाइएगा, सोडियम अगर कॉमन आयन है ना तो सोडियम मत लिखना, सोडियम का आयन रिप्रेजेंट करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गिनने हैं आपको। मुझे बताइए सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। ऐसा कोई भी आयन जिसके अंदर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन आयन, है ना। जो आपको क्वेश्चन में कॉमन आयन दिया होगा उसको चेक कर लीजिए। अगर कॉमन आयन में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन है, लिखाऊंगा अभी ये पॉइंट थोड़ी देर के बाद, है ना, सुन लीजिए बस। 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे कॉमन आयन को हम लोग बोलेंगे स्मॉल, और अगर 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला कोई कॉमन आयन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लार्ज। अब अगर कॉमन आयन छोटा है तो ऐसे केसेस में जब लैटिस और हाइड्रेशन के हिसाब से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखेगा ना प्रैक्टिकल वैल्यूज में,
तो लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर ज्यादा सही तरीके से काम करते हुए मिला। और जब कॉमन आयन लार्ज है तो लैटिस और हाइड्रेशन में से जब ऑर्डर चेक किए गए तो हाइड्रेशन बेहतरीन तरीके से काम करते हुए मिला। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर कॉमन आयन छोटा है, हम पहले कॉमन आयन को चेक करेंगे कि भाई क्वेश्चन में कौन सा कॉमन आयन दिया हुआ है। अगर कॉमन आयन छोटा है तो लैटिस से सॉल्व कर देंगे, और अगर कॉमन आयन बड़ा है तो हाइड्रेशन से सॉल्व कर देंगे। तो हमें लैटिस और हाइड्रेशन के ऑर्डर बनाने तो ऑलरेडी आते हैं चार्ज बाय साइज से, और उसका ऑर्डर बनते ही अगर मान लो लैटिस का ऑर्डर बना दिया तो लैटिस और सॉल्युबिलिटी कैसे होंगे बेटा, इनवर्स। और अगर हाइड्रेशन का ऑर्डर बन गया तो जो ऑर्डर हाइड्रेशन का बनेगा वही किसका बन जाएगा, सॉल्युबिलिटी का, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइए अप्लाई करते हैं केस नंबर 1, लिखना स्टार्ट करें। इफ कॉमन आयन इज स्मॉल, if common ion is small, then lattice energy dominates. If common ion is small, then lattice energy dominates. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉमन आयन छोटा है तो हमें लैटिस और हाइड्रेशन में से किससे सॉल्व करना है बेटा, लैटिस एनर्जी से। इधर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट लिए। आप देखो NaF, NaCl, NaBr और NaI आपको दिया गया और आपको बोला गया सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है, चेक करिए। अब मुझे एक बात बताओ, इस कंपाउंड, मैंने बोला था आयनिक कंपाउंड को हमेशा नाम से सॉल्व करना है। नाम बताइए इसका क्या है, सोडियम फ्लोराइड। इसका 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 अब नाम लेने में हमको हर जगह सोडियम 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 तो सुनाई दे ही रहा है, मतलब इन सब में कॉमन आयन कौन हो गया, सोडियम। तो आइए अभी ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर जो कॉमन आयन हमें मिल रहा है वो कौन है बेटा, सोडियम आयन है ना। Na मत ले लेना क्योंकि Na में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Na प्लस में 10 होते हैं, इलेक्ट्रॉन से चेक करना है। तो सोडियम आयन ले लिया आपने। मुझे बताइए इसमें 10 तक इलेक्ट्रॉन है या 10 से ज्यादा है बेटा, 10 तक है ना। इसका मतलब है इसको क्या माना जाएगा, स्मॉल। और अगर कॉमन आयन स्मॉल है तो क्या डोमिनेट करता है बेटा, लैटिस एनर्जी से सॉल्व करना होगा आपको। तो हमने लिख दिया लैटिस एनर्जी डोमिनेट्स। अब मुझे बताओ, क्या इन सब के लिए हम लोग लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बना सकते हैं क्या? लैटिस एनर्जी के लिए बताइए कौन सा फैक्टर देखना होता है, चार्ज या फिर साइज। अब मुझे बताओ, अगर कॉमन आयन स्मॉल है और हम लैटिस एनर्जी से सॉल्व करना चाहते हैं तो बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर सबसे पहले चार्ज को देखें तो चार्ज क्या हो गया बेटा, सेम। चार्ज कैसे सेम हो गया, तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 और +1 -1, चार्ज सेम। और अगर चार्ज सेम है तो फिर एनर्जी के लिए दूसरा फैक्टर क्या होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्या रेडियस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट जाने पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और बेटा अगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही तो बताइए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस। अभी हाइड्रेशन मत लिखना, सिर्फ लैटिस को देख रहे हैं। तो मुझे बताइए अगर हमने लैटिस का ऑर्डर बना लिया तो जो ऑर्डर लैटिस का बनेगा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर उसका ठीक उल्टा बन जाएगा। मतलब यहां पर जब आप सॉल्युबिलिटी लिखेंगे तो बेटा सबसे ज्यादा सॉल्युबल इनमें से जो मिलेगा वो कौन मिलेगा, NaF सबसे कम, उससे ज्यादा NaCl, उससे ज्यादा NaBr, और सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन हो जाएगा बेटा, NaI। ठीक है, ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। फटाफट पहले इसको नोट करिए, आइए केस नंबर 2 पे फिर बात करते हैं। तो अगर कॉमन आयन स्मॉल है लैटिस से सॉल्व करें हमेशा। चलिए सेकंड केस के बारे में स्टेटमेंट बोल रहा हूं बेटा, लिखिएगा। इफ कॉमन आयन इज लार्ज
If common ion is large, then hydration energy dominates. If common ion is large, then hydration energy dominates. ध्यान सुनिएगा ना, यहां पर अगर हम लोग केस नंबर 2 की बात करें बेटा, तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर कॉमन आयन लार्ज हुआ तो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी से। आइए चेक करते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखा है ना, सेकंड नंबर का, अगर सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 99% होती है, 1% कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ के जाना है ना, अभी हम लोग सॉल्युबिलिटी के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ के जाना है और ऐसी कंडीशन आ जाए लास्ट में कि आपको कुछ भी याद नहीं और सॉल्युबिलिटी में से एक चीज याद करके जानी है, तो आप इस ऑर्डर को याद करके जाएंगे। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा ले, आपको अगर 10 बार क्वेश्चन दिखेगा तो 10 में से 9 बार आप इस क्वेश्चन को पाएंगे ना। तो ये ग्रुप 2 के जो सल्फेट का ऑर्डर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली भी लगातार पूछा जा रहा है, मेंस में भी पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ग्रुप 2 के सल्फेट का ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ये ऑर्डर जरूर याद होना ही चाहिए आपको, है ना, सॉल्युबिलिटी के अंदर। आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। आपको दिया गया मान लीजिए कंपाउंड है ना, और बोला गया सॉल्युबिलिटी कंपेयर करिए। ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड को नाम बताइए मुझे, इसका नाम क्या होगा? बेरिलियम सल्फेट। इसका मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम सल्फेट। कॉमन आयन नाम में क्या आ रहा है बेटा? सल्फेट। सल्फेट आयन का फॉर्मूला SO4 2- होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है या 10 से ज्यादा है? 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले को क्या मानेंगे? लार्ज। अगर कॉमन आयन लार्ज है तो लैटिस या हाइड्रेशन? हाइड्रेशन। तो जैसे ही कॉमन आयन बड़ा हो गया तो आपको हाइड्रेशन सोचना, लैटिस भूल जाइए। अब हाइड्रेशन याद करो, कोई भी एनर्जी हो, चाहे लैटिस हो चाहे हाइड्रेशन हो, क्या एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है कि नहीं होता? होता है। तो पहले तो अपन हाइड्रेशन का ऑर्डर बनाते हैं, बाकी भूल जाइए ना। अब मुझे बताइए, हाइड्रेशन एनर्जी का अगर मुझे ऑर्डर बनाना है तो पहले मुझे एनर्जी के लिए क्या देखना पड़ेगा? चार्ज और रेडियस। बेटा इनके चार्ज अगर मैं देखो तो +2 - 2, यहां पर भी चार्ज आएगा +2 - 2। क्या सभी के चार्ज सेम है या अलग अलग है? बेटा सेम है। चार्ज अगर सेम हो गया तो सेकंड नंबर पे क्या देखना है? रेडियस। एनर्जी और रेडियस डायरेक्ट या इनवर्स? एनर्जी और रेडियस डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स। मुझे बताइए, लेफ्ट टू राइट जाने पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है। तो यहाँ साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। और अब मुझे बताओ, सॉल्युबिलिटी का हाइड्रेशन एनर्जी के साथ जो रिलेशन है, कि हाइड्रेशन और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते बेटा? तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। मतलब इनका जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो आएगा BeSO4 सबसे ज्यादा सॉल्युबल, then MgSO4, then CaSO4, then SrSO4 and BeSO4। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा सॉल्युबिलिटी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ध्यान रखिएगा। ग्रुप 2 के सल्फेट की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आता तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है बेटा, मोस्टली यही पूछा जाता है। चलिए ना, अब ये दो सॉल्युबिलिटी के जो ट्रेंड अभी हम लोगों ने देखे, अभी हमने ये चेक किया कि कब लैटिस एनर्जी लगाना है और कब हाइड्रेशन एनर्जी लगाना है, और उसके लिए हमको चेक करना पड़ता है कॉमन आयन को, कि कब कॉमन आयन छोटा है और कब कॉमन आयन बड़ा है। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि कॉमन आयन छोटा है या बड़ा है उसको पहचानने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए अब इसी के ऊपर बात करते हैं। नोट बनाइएगा, 2-3 पॉइंट लिखवा दे रहा हूं। पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, इफ कॉमन आयन contains if common ion contains up to 10 electrons,
if common ion contains up to 10 electrons or if common ion is group 2 cation और if common ion is group 2 cation, group 2 cation कहने का मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम, इनमें से कोई भी कॉमन आयन हो, कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ना। जैसे इधर देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ कॉमन आयन कौन है? ग्रुप 2 के आयन है, लेकिन वो कॉमन नहीं है, ध्यान रखिएगा ना, कॉमन में ग्रुप 2 होना चाहिए। तो ध्यान सुनिएगा, अगर कॉमन आयन में 10 इलेक्ट्रॉन तक हो, ध्यान से देखिएगा, इधर इस बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, अगर कॉमन आयन में 10 इलेक्ट्रॉन तक हो या फिर कॉमन आयन में आपको कौन दिख जाए बेटा? ग्रुप 2 के कैटायंस, कोई भी कैटायन हो। जैसे मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम लिया, बेरिलियम लिया, इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन है ही है, लेकिन मान लो मैंने बेरियम ले लिया, तो बेरियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है या 10 से ज्यादा है? 10 से ज्यादा, लेकिन फिर भी इसको क्या कंसीडर करते हैं बेटा? स्मॉल। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 का साइज बहुत छोटा होता है। जिगजैग उल्टा इन जब अपन लगाते थे तो उसके हिसाब से देखते हैं कि ग्रुप 2 का साइज छोटा होता है। जैसे याद करो Li+ और Mg2+ में कौन बड़ा होता है? Li+ बड़ा, तो उन पे +2 आने की वजह से उनका साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है, तो इसीलिए उनको स्मॉल कंसीडर करते हैं। स्टेटमेंट बोल दो रहा हूं वापस से। Point number 1, if common ion contains up to 10 electrons or if the common ion is group 2 cation, then they are considered to be small. हालांकि जो ग्रुप 2 वाली बात लिखाई गई है इसका कोई इस्तेमाल होता नहीं है ज्यादा, है ना, आपको मेनली वो 10 इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, लेकिन फिर भी ये पॉइंट होता है तो पता होना चाहिए। सेकंड नंबर का पॉइंट लिखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब सेकंड और थर्ड नंबर पे हम लोग क्या लिखने वाले, तो हम थोड़ा सा इस सॉल्युबिलिटी को सॉल्व करना तो हमने सीख लिया, पर इसको जनरलाइज करना चाहते हैं। जनरलाइज क्या करना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा बेटा, सॉल्युबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आता है आपको, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस बात को ना, सॉल्युबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आता है आपको, तो एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। तो जनरली कैटायन और एनायन में से कोई ना कोई ऐसी कहानी होगी जो एक ग्रुप की होती है, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्या ये एक ही ग्रुप के हैं? यस। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्या ये एक ही ग्रुप के? हाँ। तो जनरली क्या होता है सॉल्युबिलिटी में, जो कॉमन आयन होगा, कॉमन आयन को तो भूल जाओ, कॉमन आयन के अलावा वाले जो आयन होंगे ना, वो जनरली एक ग्रुप के ही दिए जाते हैं आपको। कॉमन आयन को भूल जाइए, कॉमन आयन के अलावा वाले जो आयन होंगे वो एक ही ग्रुप के दिए जाएंगे आपको। तो अब हमको क्या करना है वो समझिए। अगर मान लीजिए आपको ये पता चल गया कि कॉमन आयन छोटा है या कॉमन आयन बड़ा है, ये तो हम इलेक्ट्रॉन देखकर पहचान जाएंगे, पर कॉमन आयन छोटा है तो लेटिस लगाएंगे, फिर सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, फिर डायरेक्ट इनवर्स, ये वो इधर उधर बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है। एग्जाम में थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इफ कॉमन आयन इज स्मॉल, अब मुझे बताओ कॉमन आयन के अलावा वाले जो आयन है क्या वो सेम ग्रुप के हैं या नहीं है बेटा? है। तो अगर कॉमन आयन छोटा है तो डाउन द ग्रुप जाने पर बताइए सॉल्युबिलिटी का क्या हो रहा है, बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। तो इसको हम एक जनरल ट्रेंड मान लेंगे कि अगर कॉमन आयन छोटा है और डाउन द ग्रुप के आयन्स दिए हुए, तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यहां पर देखिए कॉमन आयन छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। कॉमन आयन बड़ा है तो कॉमन आयन के अलावा जो ग्रुप वाले आयन है उसमें डाउन द ग्रुप जाने पर आप देखिए सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। तो इसको हम जनरलाइज करके लिखेंगे कि if common ion is small, on moving down the group solubility increases, if common ion is large, on moving down the group solubility decreases। ये दो बात से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। पॉइंट बोल रहा हूं, लिखिएगा सेकंड नंबर पे पॉइंट। if common ion is small, then on moving down the group solubility increases। if common ion is small, then on moving down the group solubility increases। second number पे if common ion is large, then on moving down the group solubility decreases। if common ion is large, then on moving down the group solubility decreases। अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। इन्हीं दोनों फैक्टर्स को आप देखिए, पहचानिए कॉमन आयन कौन है, कॉमन आयन छोटा है बड़ा है,
और उसके अकॉर्डिंगली आप इनके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाइए फटाफट। 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं, एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले वाले केस में कॉमन आयन कौन दिख रहा है बेटा? OH। OH को क्या बोलते हैं? हाँ, OH थोड़ी बोलते हैं, आयन को जो नाम बताओ क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। दूसरे वाले में नाइट्रेट आयन, तीसरे वाले में हाइड्रोक्साइड आयन, चौथे वाले में और अगले वाले में सीजियम। अब आपको चेक करना है कि भाई किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके हिसाब से छोटा है या बड़ा है। और डाउन द ग्रुप का केस आपको दिया ही है ऑलरेडी, क्योंकि डाउन द ग्रुप का क्वेश्चन आता है, तो आपको चेक कर लेना है डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। सॉल्व करते करते पॉइंट को 2-3 बार माइंड में रिवाइज करते रहे कि इफ कॉमन आयन इज स्मॉल, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। इफ कॉमन आयन इज लार्ज, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। हर क्वेश्चन में इस लाइन को 2-4 बार बोल लेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएगी लाइन है। क्या हो गया भाई? कौन सा? उधर बोलो, उधर पे किसी को गर्मी लगेगी। आपस में निपट लिया करो। थोड़ा इसकी आवाज में भी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में पता चला जिस हॉल में बैठे हैं वहां पर भी पंखा आवाज कर रहा होगा तो क्या ही कर लेंगे फिर। तो परिस्थितियां नहीं पता ना एग्जाम हॉल में कैसी रहेंगी। हो गया सॉल्व? चले आइए, है ना, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले कॉमन आयन को आइडेंटिफाई करते हैं बेटा। सबसे पहले वाले में कॉमन आयन कौन आ रहा है बेटा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन आप गिनोगे तो कितने आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में 8, हाइड्रोजन में 1 और एक माइनस चार्ज, है ना। तो टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब कॉमन आयन क्या हो गया? छोटा। अगले पे आइए, कॉमन आयन देखते हैं पहले। तो कॉमन आयन कौन है बेटा? नाइट्रेट। नाइट्रेट में जब आप काउंटिंग करेंगे तो 10 से ज्यादा है तो इसको क्या मानेंगे? लार्ज। अगले वाले में आइए, अगेन कॉमन आयन कौन है? हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड में कितने आयन होते हैं बेटा? सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। इसका मतलब स्मॉल है। अगले वाले में जो कॉमन आयन है वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड आयन का फॉर्मूला होता है F-। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन ही है तो ये भी स्मॉल है। अगले वाले में कॉमन आयन कौन आ रहा है बेटा? सीजियम। सीजियम में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या मानेंगे? लार्ज। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। स्मॉल का है, लार्ज है भाई सीजियम तो, है ना, 10 से ज्यादा। ग्रुप 2 थोड़ी है ये। अब देखें, अगर कॉमन आयन में 10 तक इलेक्ट्रॉन है तो छोटा मान लिया, कॉमन आयन में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बड़ा मान लिया। ध्यान सुनिएगा, अगर कॉमन आयन स्मॉल है तो बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो मतलब यहां पर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। अगले वाले पे चलिए, नाइट्रेट कैसा है बेटा? लार्ज। अगर कॉमन आयन लार्ज है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगेन कॉमन आयन स्मॉल है, डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगले में अगेन कॉमन आयन स्मॉल है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, और कॉमन आयन लार्ज है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एक केस और लिखा हुआ आपके सामने, इसको भी ट्राई कर लीजिए। कॉमन आयन इसमें कौन दिख रहा है बेटा? ऑक्साइड। अब ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि ऑक्साइड आयन O पे 2- होता है।
और O पे 2 माइनस का मतलब है स्मॉल, 10 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसमें टोटल। और अगर कॉमन एंड स्मॉल है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। एनसीईआरटी में एस ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे आगे जाके, एस ब्लॉक मतलब आपके सिलेबस में नहीं पर कुछ बातें आपको बताई जाएगी। जैसे आपके सिलेबस में सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनके एनॉमलस बिहेवियर के बारे में सिलेबस में मेंशन्ड है, वो एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, सबका वहां पर एक पॉइंट मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। एस ब्लॉक में लिथियम एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है। कौन एनॉमलस बिहेवियर दिखाएगा? लिथियम। तो लिथियम के बारे में एक बात लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है कि द फ्लोराइड एंड ऑक्साइड of lithium are least soluble, या the solubility of fluoride and oxide of lithium is very low। क्यों है आप देख सकते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर फ्लोराइड्स में solubility बढ़ रही है, डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्साइड्स में solubility बढ़ रही है, लेकिन लिथियम का जो फ्लोराइड और ऑक्साइड उनकी solubility आपको क्या देखने को मिल रही है, कम। ये बात एनसीईआरटी में इसके एनॉमलस बिहेवियर के अंदर भी लिखी हुई है, तो जब वो पढ़ेंगे तब भी आ जाएंगे इस बात पे, लेकिन हाँ ये ऑलरेडी हमने ऑर्डर में डिस्कस कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी केसेस अभी हम लोगों ने देखे, इसमें हमने या तो लैटिस को यूज करा या फिर हाइड्रेशन को यूज करा, क्योंकि हमारे पास लैटिस और हाइड्रेशन दोनों की वैल्यू नहीं थी, और हम दोनों को एक साथ अगर यूज करते तो फिर आंसर कभी निकल नहीं पाता, क्योंकि दोनों का रिलेशन इनवर्स निकल के आ रहा था। तो इसीलिए हमने ये जुगाड़ लगाए। लेकिन कुछ केस ऐसे भी मिले जहां पर जुगाड़ फेल हो जाता है ना, तो अब आइए उन केस के ऊपर बात करते हैं। हालांकि जुगाड़ फेल हो रहा है, कॉन्सेप्चुअली वो सही है, क्योंकि लैटिस और हाइड्रेशन का जो ऑर्डर है उसी के हिसाब से ये ऑर्डर सारे बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हमको जुगाड़ सीखना पड़ा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है। बट जहां पर जुगाड़ नहीं लगता है, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन नहीं लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस लिखा हुआ है। बहुवचन है ना। इसमें से ये दो एक्सेप्शन हमें बिल्कुल याद रखने हैं, एक्सेप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ, है ना। बाकी तो ठीक है अपन पढ़ ले रहे हैं मार्केट के हिसाब से, मार्केट की डिमांड पे कुछ चीजें पढ़नी पड़ती, लेकिन आपको मेनली जो याद रखना है वो थर्ड और फोर्थ एक्सेप्शन होगा। इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं जो आपको बोल रहा हूं उसको दिमाग में फिट करिए इन एक्सेप्शंस के लिए। आपको 5 एक्सेप्शन जो मिलेंगे, है ना, हम लोग एस ब्लॉक के एक्सेप्शंस देख रहे हैं। 5 में से 4 एक्सेप्शन ग्रुप 1 के होंगे और 1 एक्सेप्शन ग्रुप 2 का होगा। 5 में से 4 एक्सेप्शन ग्रुप 1, 1 एक्सेप्शन ग्रुप 2। फिर से बोलो, 5 में से ग्रुप 1 और 1 एक्सेप्शन ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 में जो 4 एक्सेप्शन है ना, वो ग्रुप 1 के सॉल्ट्स के होंगे ऑब्वियसली। ग्रुप 1 का क्लोराइड, ग्रुप 1 का सल्फेट, ग्रुप 1 का कार्बोनेट, ग्रुप 1 का बाइकार्बोनेट। फिर से बोल रहा हूं, ग्रुप 1 का क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट। ये जो 4 एक्सेप्शन आप पढ़ोगे ग्रुप 1 के साथ, ग्रुप 1 का क्लोराइड, ग्रुप 1 का सल्फेट, ग्रुप 1 का कार्बोनेट, ग्रुप 1 का बाइक, इनमें से क्लोराइड और सल्फेट का ऑर्डर एक जैसा और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का ऑर्डर एक जैसा। तो अपने को कुल मिला के 4 जो ऑर्डर याद करने, 4 में से ऑर्डर 2 ही याद करने हैं। क्लोराइड और सल्फेट का ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा, जो कि याद हो ना हो चल जाएगा, काम मैंने ऑलरेडी हटा रखा है। और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का ऑर्डर एक जैसा होगा, तो अपने को एक ही ऑर्डर कुल मिला के याद करना है। फिर आते हैं ग्रुप 2 के ऊपर बाद में, ठीक है ना। आइए पहले ग्रुप 1 के क्लोराइड की बात करते हैं। तो LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CSCl, RbCl और CSCl, ये ग्रुप 1 के क्लोराइड हो गए। सिमिलरली ग्रुप 1 के सल्फेट की बात करूं तो Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4 और CS2SO4, ये इसके सल्फेट हो गए। देन ग्रुप 1 के हमको क्या लेना है बेटा? कार्बोनेट। और ग्रुप 1 के क्या लेना है? बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट अगर मैं लिख दूं ग्रुप 1 के लिए तो Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CS2CO3, ये ग्रुप 1 के कार्बोनेट आ गए। और सिमिलरली ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट की जब हम बात करते हैं तो NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 और CSHCO3। ध्यान से देखिएगा, ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट जब हमने लिखे, इधर देखिएगा 2 मिनट ना, ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट जब हमने लिखे तो वहां पर ये वाली जगह खाली छोड़ी हुई है। कौन सी वाली जगह खाली छोड़ी हुई है? लिथियम बाइकार्बोनेट। लिथियम बाइकार्बोनेट की जगह इसलिए खाली छोड़ी है क्योंकि सॉल्युबिलिटी, जब सॉल्यूशन चैप्टर आप पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी का एक टेबल होता है, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस, इस तरह की बातें आती है ना। तो उस टेबल में हम लोग जब भी सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं ना, तो सेम क्राइटेरिया पे बात होती है। मतलब यहां पर जितने भी केसेस हम पढ़ेंगे
वो सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। सॉल्वेंट हमारा वाटर है और ये सब कंपाउंड क्या है, सॉलिड। तो ये सब हम लोग जो पढ़ेंगे वो सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, वो एक्चुअल में सॉलिड मिलता नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, जब हीटिंग इफेक्ट वगैरह आएगा, कि लिथियम और ग्रुप 2 के जो बाइकार्बोनेट होते हैं ना, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ऐसा एक पॉइंट आएगा। तो लिथियम सॉलिड में नहीं मिलता, लिथियम आपको लिक्विड में मिलेगा, और इसीलिए जब उसको पानी में डालोगे तो वो सॉलिड इन लिक्विड नहीं हो जाएगा, वो लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा, और इसीलिए उसको सॉलिड इन लिक्विड के साथ हम कंपेयर नहीं करना चाहते। ठीक। दूसरी बात, बाई चांस यहां LiSCO3 एग्जाम में दे दे तो फिर सीरीज सेम मानते हुए सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जनरली लिखते नहीं। ठीक है। आइए अब हम लोग इनके बाद ग्रुप 2 में जब बात करेंगे तो बेटा ग्रुप 2 के फ्लोराइड पे बात होगी। BeF2, MgF2, CaF2, SrF2 और BaF2। तो ये पहली बात, तो हमने 5 एक्सेप्शंस के बारे में बात करी कि कौन से 5 एक्सेप्शन है। ग्रुप 1 के 4, ग्रुप 2 का 1। ग्रुप 1 का क्लोराइड और सल्फेट का मैंने बोला था ऑर्डर सेम रहेगा, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का ऑर्डर सेम रहेगा, और अपने को इसी पे मेनली फोकस करना है। आइए इधर ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर क्या है मुझे बताइए। कॉमन आयन, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, जो हमने अभी पढ़ा अभी तक, उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं कि क्या बनता है। मुझे बताइए इसमें कॉमन आयन कौन है बेटा, क्लोराइड। क्लोराइड Cl माइनस होता है, Cl माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन या 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा। यहां बताइए कॉमन आयन सल्फेट, स्मॉल या लार्ज, लार्ज। कार्बोनेट लार्ज, बाइकार्बोनेट लार्ज। फ्लोराइड स्मॉल, F माइनस, F2 मत देख लेना, F माइनस होता फ्लोराइड, है ना। अब सुने, इन सब में शुरू के 4 पे बात करते हैं, सबके कॉमन आयन लार्ज 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 और लार्ज। अगर कॉमन आयन लार्ज है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना चाहिए, तो कायदे से इन सबका ऑर्डर डिक्रीजिंग होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऑर्डर गड़बड़ मिला, या लैटिस और हाइड्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उससे मैच नहीं हुआ जुगाड़ से। ऑर्डर क्या मिला, ध्यान सुनना, पहले और दूसरे के लिए बात कर रहा हूं, 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज। क्या बोला मैंने, 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज। 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज का मतलब याद करिए, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए थी। इसमें शुरुआत का जो आधा ऑर्डर है ना, वो तो बिल्कुल सही चला, लेकिन इसके बाद आधे के बाद एक्सेप्शन आ गया, और डिक्रीज होने के बजाय क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर ग्रुप 1 के क्लोराइड और ग्रुप 1 के सल्फेट के बारे में आपसे पूछा जाए कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है बेटा, 2 डिक्रीज और 2 इंक्रीज। हालांकि याद हो चल जाएगा, नहीं याद हो तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आते हैं मेन ऑर्डर्स की तरफ, थर्ड और फोर्थ। ये जो ऑर्डर है इसकी जरूरत कहां पड़ती है, आप लोग आगे जाके जब एस ब्लॉक पढ़ते थे पहले, तो उसमें एक प्रोसेस आती थी सॉल्वे प्रोसेस, और सॉल्वे प्रोसेस में हम लोग बेकिंग सोडा, है ना, इनकी प्रिपरेशन वगैरह के बारे में पढ़ते थे। तो वहां एनसीईआरटी में NaHCO3 और KHCO3 पे एक बात लिखी हुई थी कि भाई NaH3O को तो आप सॉल्वे प्रोसेस से बना सकते हो, लेकिन KHCO3 को आप सॉल्वे प्रोसेस से नहीं बना सकते, और उसका रीजन यहीं से निकल के आता था। तो क्योंकि ये बात एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है, और अभी सॉल्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये सॉल्ट के अंदर आपसे अभी भी पूछा जा सकता है। आइए इस पे बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। कॉमन आयन लार्ज है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज। ऊपर वाले 2 में हमने जब बात करा तो एक्सेप्शन शुरू से आया या आधे से आया, आधे के बाद, है ना। यहां पर शुरू से एक्सेप्शन आ जाता है, लगातार डिक्रीज होने के बजाय सॉल्युबिलिटी लगातार इंक्रीज हो जाती है। तो ध्यान सुनिएगा, ग्रुप 1 के कार्बोनेट, ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट में एक्सेप्शन है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने के बजाय लगातार क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कई जगहों पर ऐसा बोल दिया जाता है कि जब आप कॉमन आयन पढ़ते हो, है ना, कि कॉमन आयन कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो ऐसा बोल देते कि ग्रुप 1 अगर दिख जाए तो ग्रुप 1 के साथ अगर कार्बोनेट हो, या ग्रुप 1 के साथ, इसको भी छोटा मान लो। छोटा मान लो से क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी। पर वो मान लो का मतलब तो एक्सेप्शन हो ही गया, तो अभी वो याद कर लो या ये याद कर लो, बात एक ही है ना। पता चला आपने ग्रुप 1 के अलावा कहीं और भी मान लिया, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इसको एक्सेप्शन के फॉर्म में याद करें, वो ज्यादा बेटर है। ध्यान सुनना, ग्रुप 1 का क्लोराइड सल्फेट 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज, ग्रुप 1 का कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लगातार इंक्रीज। दूसरी बात, बाई चांस यहां LiHCO3 दे दिया जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, सेम ऑर्डर मानते हुए सॉल्व कर देंगे, इंक्रीजिंग बनाएंगे। आइए अगले केस पे आते हैं, लास्ट केस पे आते हैं। ग्रुप 2 में आपको फ्लोराइड दिया हुआ है बेटा, कॉमन आयन फ्लोराइड है। मुझे बताइए फ्लोराइड आयन क्या होता है, F माइनस। फ्लोराइड आयन में जब आप इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो कितने आ जाएंगे, 10। 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यह है कि कॉमन आयन छोटा है, और अगर कॉमन आयन छोटा है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए। इसका मतलब लीस्ट सॉल्युबल किसको होना चाहिए, BeF2,
और मोस्ट सॉल्युबल किसको होना चाहिए, BF2। तो ये ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था। एक्सेप्शन तो है। अब एक्सेप्शन में क्या है, तो ध्यान सुनना, ग्रुप 2 में जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है उसमें केवल एक चेंज आता है। वो चेंज क्या आता है, ये जो BeF2 है ना, जो मिनिमम होना चाहिए था, ये BeF2 मिनिमम से उठ के कहां चला जाता है, मैक्सिमम पे। ये एक्सेप्शन है इसमें। तो ध्यान सुनना, ग्रुप 2 के फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी में जो चेंज आता है वो ये आता है कि BeF2 मिनिमम से उठ के कहां पर आ जाता है बेटा, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पे आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग हो जाती है। वो सब खैर बात की बात है, क्योंकि साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है, बट खैर है तो एक्सेप्शन ही, याद रखे। तो यहां पर दो केस आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ग्रुप 1 के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लगातार डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। चार एक्सेप्शन ग्रुप 1, दो एक्सेप्शन ग्रुप एक एक्सेप्शन ग्रुप 2 के साथ। ग्रुप 1 का क्लोराइड सल्फेट 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लगातार इंक्रीज। ग्रुप 2 के फ्लोराइड में जाएंगे तो ट्रेंड बिल्कुल नॉर्मल है, बस BeF2 मिनिमम से उठा के कहां रख देना है, मैक्सिमम पे। किन दोनों में, KCl ही तो है, दोनों तरफ से कम है बेटा। चलिए, है ना। अब आगे डिस्कशन करते हैं इन सॉल्युबिलिटीज को देखने के बाद आपको बताया गया कि सॉल्युबिलिटी के क्या है ये सारे के सारे एक्सेप्शन। ग्रुप 1 का क्लोराइड सल्फेट 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लगातार इंक्रीज, BeF2 मिनिमम से उठ के आ गया मैक्सिमम पे। ये हम लोगों ने ऑर्डर्स बनाने के क्वेश्चन कर लिए अभी, है ना, एक तरह से कि भाई ऑर्डर्स में किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, वो हमने एक बार डिस्कस करा। विद एक्सेप्शन क्या क्या एक्सेप्शन पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये तो आपने ऑर्डर बनाया, ये ऑर्डर क्या बता रहा है आपको, अगर हम इसको प्रैक्टिकल, है ना, केमिस्ट्री से समझने की कोशिश करें तो बेटा ये KSP के ऑर्डर है। इसका KSP कम है, इसका KSP ज्यादा है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बना है ना। बेसिकली ये KSP की वैल्यू से डिसाइड हुआ, लैटिस हाइड्रेशन से डिसाइड हुआ। लेकिन अब मान लीजिए इसका कहने का मतलब क्या है कि इसकी सॉल्युबिलिटी इनमें सबसे कम है और इसकी सॉल्युबिलिटी इनमें सबसे, लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली पूछ लूं कि ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? ये तो ऑर्डर बनाया आपने। हो सकता है ये पांचों इनसॉल्युबल होते हैं, पर पांचों में से इसका KSP कम और उसका KSP ज्यादा, तो भी यही ऑर्डर बनेगा। और हो सकता है ये पांचों सॉल्युबल होते हैं और उसमें भी KSP की वैल्यू यही होती है और ये ऑर्डर यही बनता। और हो सकता है दो इनसॉल्युबल और तीन सॉल्युबल होते, तो भी KSP के हिसाब से यही ऑर्डर बनता। मतलब अभी आपने सिर्फ ऑर्डर बनाया, आपको अभी ये नहीं पता कि कौन सॉल्युबल है इनमें से और कौन इनसॉल्युबल है। ऑर्डर बनाने का क्वेश्चन आ गया तो आप ये सब लगा लगू के सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना पूछ लूं कि बताइए CSF सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, ऑर्डर थोड़ी पूछा, डायरेक्ट पूछा है सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा या डिसॉल्व हो जाएगा, ये बता तभी पाएंगे जब आपको फैक्ट्स पता हो। तो उसमें से कुछ फैक्ट्स मैं बता रहा हूं जो हमें मेनली सॉल्ट में भी काम आते हैं और, है ना, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात, हम लोग यहां पर दो तीन टाइप के सॉल्ट्स के ऊपर बात करेंगे जिनके बारे में हमें कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। पहला तो हम लोग बात करेंगे बेटा हैलाइड सॉल्ट्स के बारे में। ध्यान सुनना, एग्जाम में आपसे हैलाइड्स के बारे में पूछा जा सकता है। मतलब किसी भी एलिमेंट के फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड में से कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बिना ऑर्डर के। सल्फेट्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है। सल्फेट मैंने आपको ऑलरेडी अभी भी बोला था, ग्रुप 2 के सल्फेट, है ना, BeSO4 MgSO4 हमेशा क्वेश्चन आता है, तो सल्फेट बिल्कुल एकदम टारगेट पे रहना चाहिए। पहली बात, आते हैं बात करते हैं हैलाइड्स के बारे में। आज क्यों होगा प्रभात, आज क्यों होगा प्रभात। अब इसको आप आज क्यों होगा प्रभात बोल दो, क्यों आज होगा प्रभात बोल दो, होगा क्यों आज प्रभात, या होगा आज क्यों प्रभात, या होगा प्रभात क्यों आज, या होगा प्रभात आज क्यों, कैसे भी कर लो, मतलब वो सब उल्टा सीधा एक समान वाली कहानी। होगा क्यों आज प्रभात, होगा प्रभात क्यों आज, कैसे भी कर लो, मतलब याद कर लो, याद होना चाहिए। कौन है, चार, कौन से, आज क्यों होगा प्रभात। अब आज क्यों होगा प्रभात जो है ना, इनके CBI
सीबीआई कहने का मतलब मेरे हिसाब से अब समझ में आने लग गया होगा। सीबीआई कहने का मतलब है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इनके सीबीआई जो होते हैं ना, ये इनसॉल्युबल होते हैं बेटा। इनसॉल्युबल कहने का मतलब ये सब के सब नेचर में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेंगे। प्रेसिपिटेट मिलना मतलब पानी में मिला है, और ये सॉल्युबल नहीं हुए। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कौन से ऐसे हैलाइड्स हैं जो सॉल्युबल होते हैं और कौन से ऐसे हैलाइड्स हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, तो हैलाइड्स के लिए क्यों आज होगा प्रभात के सीबीआई इनसॉल्युबल, रेस्ट ऑल हैलाइड्स विल बी सॉल्युबल। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा सिल्वर के बारे में, ध्यान सुनना। सिल्वर का फ्लोराइड, सिल्वर का क्लोराइड, सिल्वर का ब्रोमाइड, सिल्वर का आयोडाइड, और आपको बोला बताइए इनमें से कितने सॉल्युबल कितने इनसॉल्युबल, तो 3 इनसॉल्युबल और सिल्वर का फ्लोराइड सॉल्युबल। अच्छा मैं बोलूं NaF, बताइए अब सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? NaF, NaCl, NaBr, NaI, BeF2। तो अपने को ये पता है, तो अपन हैलाइड्स की पूरी कुंडली अपने को पता चल गई कि हैलाइड्स में कौन सॉल्युबल और कौन इनसॉल्युबल। याद रखिएगा क्यों आज होगा प्रभात, या आज क्यों होगा प्रभात के सीबीआई क्या होते हैं बेटा, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल होने का मतलब ये किस फॉर्म में मिलेंगे, प्रेसिपिटेट, बाकी सब हैलाइड सॉल्युबल। अलबेली के सीबीआई क्यों आज होगा प्रभात के सीबीआई, ध्यान रखिएगा। पता चला इसको कोवलेंट कराए और उसको इनसॉल्युबल कराए, तो थोड़ा सतर्क रहिए, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। आइए यहां पर बात करें सेकंड नंबर पे। अब हमें जिनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करनी, वो कौन है बेटा, सल्फेट। सल्फेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बोला था बेटा यहां पर कि ग्रुप 2 के सल्फेट का ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है। तो यहां पर भी आपको सल्फेट देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं इसके बारे में। आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए, आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए। ये जो है ना, ये सारे के सारे सल्फेट अगर आपको कभी मिल जाए, तो आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए कि जितने भी सल्फेट्स हैं ये सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे बेटा, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब ये आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो आपसे अगर कोई हैलाइड पूछ ले और सल्फेट पूछ ले, तो कम से कम इनकी कंडीशन फिलहाल में हमें क्लियर होनी चाहिए कि कौन से हैलाइड इनसॉल्युबल है और कौन से सल्फेट इनसॉल्युबल है। आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए कि सल्फेट इनसॉल्युबल, और क्यों आज होगा प्रभात के हैलाइड या सीबीआई के बारे में बात करें तो सीबीआई इनसॉल्युबल। ये काम आएंगे आगे जाके सॉल्ट में, है ना, आपको ये चीज है। तो इसीलिए कम से कम इनको जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मोस्टली सॉल्ट में पढ़ना बहुत सारी चीजें होती है, बट जिन पे क्वेश्चन मेनली फ्रेम होते हैं वो यही होते हैं। तो अभी से ही ध्यान रख लें, ताकि बाद में जब पढ़ेंगे तो रिवाइज होता रहेगा बस। चलिए ना, थर्ड नंबर पे एक पॉइंट आ रहा है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। सल्फाइड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। सॉल्ट जब आप पढ़ोगे ना, तो सबसे ज्यादा सॉल्ट का जो डिमांडिंग टॉपिक होता है वो सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी होता है। नेचर में ध्यान से सुनना, मैक्सिमम सल्फाइड्स इनसॉल्युबल ही होते हैं। ध्यान सुन लो, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम सल्फाइड्स इनसॉल्युबल ही होते हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ ये इनसॉल्युबल है, लेकिन सल्फाइड मैक्सिमम इनसॉल्युबल होते हैं। ग्रुप 1 के जो सल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड जो होता है, केवल वही, मतलब ये 4-5 चीज सॉल्युबल होते हैं, बाकी सब सल्फाइड इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन सॉल्ट में आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें ग्रुप 0, ग्रुप 1A, 2, 3, 4 ऐसे ग्रुप्स पढ़ने होते हैं। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात हो रही है, और इस ग्रुप के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि आपको सॉल्ट याद हो ना हो बाद में, आप इस सल्फाइड के बारे में बात करेंगे। तो सल्फाइड में मेनली जब एम्स हुआ करता था, तो एम्स में क्वेश्चन यहीं से आता था। तो सल्फाइड का क्वेश्चन इसी के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो हम उसको भी एक तरह से पहले से याद करके चल रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, सल्फाइड्स की बात करें तो सल्फाइड्स में 4 सल्फाइड पे बात हो रहा है। एक तो जिंक सल्फाइड, मैंगनीज सल्फाइड, निकल सल्फाइड और कोबाल्ट सल्फाइड। इनके बारे में, ये सब इनसॉल्युबल तो है, लेकिन सल्फाइड के कलर्स के बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कलर। सल्फेट की जब बात करते हैं ना, सल्फेट का जब प्रेसिपिटेट बनता है तो जनरली व्हाइट
या हल्का फुल्का येलोइश सल्फेट बनेगा। लेकिन हैलाइड भी बनेगा तो जनरली जैसे अगर हम लोग बात करें तो या तो व्हाइट कलर होगा या फिर येलोइश कलर होगा, लेकिन सल्फाइड रंग बिरंगे मिलते हैं। तो इनके कलर्स के ऊपर क्वेश्चन आता था कि भाई सल्फाइड जनरली तो इनसॉल्युबल, लेकिन किस सल्फाइड का क्या कलर, ध्यान सुनना। इंसान जन्म से सफेद, इंसान जन्म से सफेद, मन से गुलाबी, मन से गुलाबी, नियत से काला और कौवे जैसा काला, है ना, कौवा या कोयला जैसा भी मानना हो। तो चार तरह से इसको याद कर लेंगे। ध्यान सुनना, क्या बोला मैंने, इंसान जन्म से सफेद, है ना, जब अपन इस धरती पर अवतार लेते हैं नन्हे मुन्ने से बच्चों के रूप में, तो मन बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ एकदम, है ना। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो मन गुलाबी गुलाबी होने लगता है ना, दिल गार्डन गार्डन होने लगता है। फिर धीरे धीरे नियत काली होने लग जाती है और फिर लास्ट में जाते जाते बुढ़ापे तक कौवे जैसे काले, बिल्कुल काले हो गए ना। वैसे बोलते हैं ना दाल काली है, तो ये तो पूरी दाल ही काली हो जाती है वैसे। तो ये याद रखें इसको ना, इंसान जन्म से सफेद, नियत से सॉरी मन से गुलाबी, नियत से काला, कौवे जैसा काला। कौवा रख ले, कोयला रख ले, और कुछ रखना हो रख ले, अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। पर ये इस तरह से याद कर लेना चारों चीजें। इंसान जन्म से सफेद, मन से गुलाबी, नियत से काला, कौवे जैसा काला, है ना। चलिए, तो ये तो सल्फाइड्स के बारे में बात होगी बेटा, जिनके बारे में हमें ध्यान रखना। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट केसेस जो होते हैं सॉल्ट्स के, जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको यहाँ पर है ना याद करवा दिया गया है एक तरह से ट्रिक के फॉर्म में। सबसे पहले आज क्यों होगा प्रभात के सीबीआई इनसॉल्युबल, इसके बाद आज सारे बराती कैसे पागल हो गए के सल्फेट्स इनसॉल्युबल। सल्फाइड ज्यादातर ही इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन चार के बारे में ही अभी मेंशन किया गया, बाकी आप आगे पढ़ेंगे। तो इनके कलर्स पे क्वेश्चन आ जाता है, जन्म से सफेद, मन से गुलाबी, नियत से काला, कौवे जैसे काला। फोर्थ पॉइंट एक लिख लो, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। दुनिया का कोई भी नाइट्रेट दे दिया जाए, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, अमोनियम नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट दे दिया जाए, सारे नाइट्रेट क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं ना। तो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। चले, अब आगे बढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है एक बार वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक जो आयनिक बॉन्ड का है, पोलराइजेशन, उस पे लिखिएगा। पहला पॉइंट क्वेश्चन लिखिए, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following compound is soluble, which of the following compound is soluble? पहला ऑप्शन AgF, अगला AgCl, AgBr, AgI। अब यहां पर हमको डायरेक्ट फैक्ट याद होना चाहिए कि भैया आज का सीबीआई तो इनसॉल्युबल होता है, तो आज का फ्लोराइड जो है वो कैसा मिलेगा, सॉल्युबल। और जनरली भी बेटा फ्लोराइड आ जाए ना अगर जनरली, तो जनरली फ्लोराइड सॉल्युबल ही होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छी तरीके से हाइड्रेशन एनर्जी उनको मिल जाती है साइज छोटे होने की वजह से। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन लिखें, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल। पहला ऑप्शन लिखे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, दूसरा लिखे बेरियम नाइट्रेट BaNO3 ट्वाइस, BaNO3 ट्वाइस बेरियम नाइट्रेट, तीसरा लिखे BeSO4 बेरिलियम सल्फेट, चौथा लिखे BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब ये सारे क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको फैक्ट्स पता हो, है ना। नाइट्रेट तो बेटा दुनिया का कोई भी आ जाए सारे सॉल्युबल होते हैं, और सल्फेट आपको दिख रहा है तो सल्फेट में ध्यान से देख लीजिएगा, आज सारे बराती कैसे पागल होगा। बराती मतलब Ba का जो सल्फेट होगा वो कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल। अगला क्वेश्चन लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पिंक इन कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पिंक इन कलर। बहुत बढ़िया, यही आंसर है। पहला ऑप्शन लिखो MnS, दूसरा लिखे ZnS, तीसरा लिखे NiS, चौथा लिखे ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज मैंगनीज सल्फाइड MnS, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसके ऊपर सॉल्युबिलिटी पे जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं तो वो हमने डिस्कस करे। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। हेडिंग डालिएगा पोलराइजेशन।
चलिए पोलराइजेशन के बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करें तो पोलराइजेशन का ही एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फहान्स रूल है ना। ये फजांस नहीं होता, फहान्स रूल होता है, बट ठीक है, स्पेलिंग के हिसाब से फजांस रूल बोल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पोलराइजेशन या फजांस रूल के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो क्या कंडीशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ध्यान से सुनना, दो तरह के, हमने एक बात करी थी जब हमने ईएन का एप्लीकेशन पढ़ा था, तो एक हैनी स्मिथ इक्वेशन पढ़ी थी, और हैनी स्मिथ इक्वेशन में हम लोगों ने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का डेल्टा ईएन का फॉर्मूला देखा था, 16 डेल्टा ईएन 3.5 डेल्टा ईएन का स्क्वायर, है ना। खैर, वहां पर मैंने एक स्टेटमेंट आपको बोला था कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक हो सकता है, ना ही 100% कोवेलेंट हो। हम उसी की तरफ एक बार मूव कर रहे हैं। अभी हम लोग शुरू से जो पढ़ रहे हैं वो आयनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जब आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड प्योरली आयनिक कभी भी नहीं होता, उसमें हल्का फुल्का कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही है। और या कोई कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो वो प्योरली कोवेलेंट नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर भी होगा। तो हम लोग यहां पर ये बात कर रहे हैं कि भाई जो आयनिक कंपाउंड आपने पढ़े ना, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत कौन सा कैरेक्टर आता है, कोवेलेंट। और याद करिए, अल-बेली के सीबीआई होने आयनिक चाहिए थे, होते क्या है, कोवेलेंट। तो अब ये भी तो आयनिक होने थे, बट ये तो हमने बोल दिया कि ये तो कोवेलेंट है, इनके अंदर आयनिक से ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर कौन सा है, कोवेलेंट वाला। तो ऐसा क्या कारण था, मैंने आपको बोलता कि अभी हमको सिर्फ ये याद रखना है कि अल्बेली के सीबीआई कोवेलेंट है, लेकिन इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे पोलराइजेशन में, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर आने के पीछे का रीजन क्या है, कंडीशन क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं किसके अंदर, पोलराइजेशन के अंदर। अब वो क्या कारण होता है, तो आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पहले बेसिक बता रहा हूं, फिर उस पर चलते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए बेटा, आयनिक कंपाउंड बनेगा तो उसमें कैटायन होगा और एनायन होगा, ये तो बात पक्की है कि आयनिक कंपाउंड तो कैटायन और एनायन होना है। अब कैटायन और एनायन के साइजेस पे फर्क पड़ता है, किस पे पड़ता है, साइजेस पे ना। अगर हम बात करें तो दो तरह की पॉसिबिलिटी है, कैटायन और एनायन के साइज कंपेरेबल हो, पहली बात, और या फिर दोनों के साइजेस नॉन कंपेरेबल हो। नॉन कंपेरेबल होने का मतलब ये छोटा वो बड़ा, या फिर ये बड़ा और वो छोटा। याद करिए, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मैंने फास्ट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के बारे में वहां पर चर्चा करी थी, याद करिए। अगर आपको याद आ रहा हो तो कैटायन जल्दी बनाने के लिए आईई कम और साइज ज्यादा, और एनायन जल्दी बनाने के लिए ईए ज्यादा और साइज कम। ये किसकी फेवरेबल कंडीशन थी, आयनिक बॉन्ड। अब आपको आयनिक के अंदर क्या लाना है, कोवेलेंट, तो कंडीशन इसके ठीक उल्टी। साइज पे ध्यान दीजिएगा, आई और ई से कोई मतलब नहीं है अपने को, साइज इसका उल्टा कर दे। मतलब अगर कैटायन बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करके कैटायन बना लेगा, लेकिन अगर कैटायन छोटा हुआ तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज आयन में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो, और आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो उसके अंदर थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर लाने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। मैंने एक स्टेटमेंट बोला भी था आपको कि एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक का जो पैराग्राफ है वहां लिखा हुआ है कि कंपाउंड्स ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, या फिर उसके अलावा वाले जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक होते हैं, ऐसी लिखी हुई बात है ना। तो उसी पे जा रहे हैं, ध्यान सुना। अगर आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर लाना है तो कैटायन छोटू और एनायन बड़ू चाहिए, ये कंडीशन है। जितना छोटू कैटायन जितना बड़ू एनायन, उतना बढ़िया क्या होगा बेटा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बढ़िया होने का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। पोलराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीकरण, क्या बोलते हैं। ये शब्द जो है वो इलेक्शन के समय पे ज्यादा सुनने को मिलता है आपको, है ना। वोट बैंक को पोलराइज कर दिया, बोल दिया पेंशन दे देंगे, गरीबों को हर महीने 6,000 10,000 15,000 रुपए दे देंगे, बेरोजगारों को, है ना, वैसा वाला। ये इसको बोलते हैं वोट बैंक का पोलराइजेशन। अपने को पता है कि भाई इस क्या हो गया, अब ठीक है, कोई भी अपने क्या मतलब, अपने सुनो, कहानी सुनो तुम इधर। पोलराइजेशन के अंदर क्या होता है कि पोलराइजेशन में आप किसी को भी लुभावने प्रस्ताव देके, ऑफर देके उसके वोट बैंक को क्या कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं। आपने को पता है कि भैया इस पर्टिकुलर जगह पर लोगों के पास काम धाम करना नहीं है, लोगों को पसंद नहीं काम धाम करना, या फिर रोजगार के अवसर नहीं है, तो क्या करो, इधर के वोट चाहिए अपने को, तो वोट चाहिए तो क्या करो, पैसे दे दो। ये बोल दो कि हम जीत गए, हम सत्ता में आ गए, तो हम इतने पैसे दे देंगे। या फिर पता चल गया कि इस पर्टिकुलर जगह पर आर्मी में एंट्री लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं,
तो वहां बोल दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम आर्मी में एंट्री के रास्ते खोल दें, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ आपको ऑफर दे दिया गया, और उन ऑफर के थ्रू किसी और के जो किसी और पार्टी को वोट देने वाले थे वो अपने को वोट देते। इस तरह की जो कारण है ना, ये जो कहानी चलती है, इसी को क्या बोला जाता है, ध्रुवीकरण या फिर पोलराइजेशन। तो सेम कहानी यहां पर है। पोलराइजेशन के अंदर क्या होगा कि जो भी आयनिक कंपाउंड बनना था, मतलब केटायन और एनायन के बीच में बनना था आयनिक, लेकिन इनके बीच में आयनिक बॉन्ड ना बना के इसके वोट बैंक को पोलराइज करके इसके अंदर क्या ले आया जाए बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर। आइए इधर ध्यान से देखिएगा, केटायन होना चाहिए छोटू, एनायन होना चाहिए बड़ू। ये केटायन और वो एनायन। अभी किसी को वो केटायन दिख रहा हो तो फिर आंखें चेक कराएं अपने ना, वो न्यूक्लियस बनाया है कि बोले सर एनायन पे तो माइनस होता है, तो न्यूक्लियस बनाया ना, ध्यान रखिएगा। अब सुनो, ये है केटायन और वो है एनायन। भैया केटायन के पास भी खुद के कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी, और एनायन के पास भी खुद की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अभी हमने इनको जो रिप्रेजेंट किया है ना, वो थोड़ा दूर दूर रिप्रेजेंट करा है, लेकिन जब लैटिस बनता है तो ये बिल्कुल चिपके हुए होते हैं ना, बिल्कुल बहुत पास होते हैं। खैर, अपने को समझने के लिए थोड़ा दूर बना दिया अपन ने। बेटा केटायन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। एनायन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो होगा क्या, केटायन का क्योंकि साइज छोटा और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, हमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करवाने। क्या अट्रैक्ट कराने, इलेक्ट्रॉन। चाहे ये इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर ले, चाहे ये इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर ले, हमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कराना। मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने का काम कौन करेगा, पॉजिटिव। तो मुझे बताओ, केटायन और एनायन में से क्या केटायन की टेंडेंसी ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि केटायन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। एनायन पे तो खुद ही माइनस है, तो ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो होता क्या है, पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केटायन जो होता है ना, वो एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि केटायन पे है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो द प्रोसेस इन विच केटायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसने अट्रैक्ट कर लिया, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर आ गई। ये बाहर तभी आ सकती है जब इसका साइज छोटा हो और इसका साइज बड़ा। क्यों, क्योंकि अगर, ध्यान सुनना, इसका साइज छोटा है तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और अगर इसका साइज बड़ा है तो इसका जेड इफेक्टिव कम होगा। और आपको डायग्राम से भी दिख रहा होगा ये बात कि भाई इसका साइज छोटा तो इसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल पास होंगे, और इसका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल दूर होंगे। तो बेटा इसका इसके इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लग रहा हो ना, उसके मुकाबले इसका अट्रैक्शन, ये यहां चिपका के सोचिएगा, इसका अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगेगा। तो केटायन क्या करेगा, केटायन इलेक्ट्रॉन को, एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, बाउंड्री से बाहर आ गए, इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर यहां तक आ गए। जैसे ही आए इसके दरवाजे पे खटखट करने लग गए, बोले ले बुला तो लिया तुमने, एंट्री दो। यहां इसके इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को एंट्री नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री से तो बाहर आ गए, लेकिन इसकी बाउंड्री में एंटर नहीं कर पाए, ना घर के ना घाट के, है ना। इस तरह से यहां पर ये बीचों बीच रह गया, बीचों बीच रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि बेटा केटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग। इसको शेयरिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब उसके और इसके बीच में आ गए। जैसे याद करिए, जब हमने HCl EN में बात करी थी तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, बीचों बीच। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ये उस तरह से ट्रीट हो जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल के केटायन एनायन के बीच में आ गई, मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है बेटा, कोवेलेंट। तो बेटा जितनी ज्यादा यहां पर शेयरिंग होगी, हम बोलेंगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है, क्योंकि इसी को पोलराइज करना बोलते हैं। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो ध्यान सुनिएगा, पोलराइजेशन में दो चीजें, एक केटायन एक एनायन। दो बातें बोल रहा हूं, एक इनमें से केटायन और एनायन में से कोई एक पोलराइज कर रहा है और कोई एक पोलराइज हो रहा है। मुझे बताओ, पोलराइज करने का काम किसका, केटायन, और पोलराइज होने का काम किसका, एनायन का, है ना। तो अभी मैं डेफिनेशन पोलराइजेशन की आपको लिखाता हूं, डायग्राम वायग्राम फिर अपन बनाएंगे आराम से, लिखिएगा। द फिनोमिना इन विच cation attracts the phenomena in which cation attracts the electron density of anion the phenomena in which cation attracts the electron density of anion towards itself
cation attracts the electron density of anion towards itself such that electron density of anion towards itself such that the electron density gets shared between them. The phenomena in which cation attracts the electron density of anion towards itself such that the electron density of the electron density gets shared between them is known as polarization. ठीक है, तो ये फिनोमिना को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, पोलराइजेशन बोल देते हैं. अभी इतना लिख लें, इसके आगे की डिस्कशन कल करेंगे. अच्छा, कल के लिए सुन लेना दिशा निर्देश, कल के लिए मतलब हमेशा के लिए बता रहा हूं. मेरे आने के बाद जो आया वो बाहर वेट करना 7 बजे पहली एंट्री, और कोई उससे भी लेट आया 7:15 बजे दूसरी एंट्री, और कोई उससे भी लेट आया घर चले जाना.